गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू BVN ई लर्निंग क्लास। आज हम बच्चों को लेकर हैं व्याकरण प्रश्न। व्याकरण प्रश्न में करेंगे हम वर्णमाला कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला होती है वर्णों की माला। अगर इसकी परिभाषा देखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को विस्तार से हम पढ़ेंगे। जैसे भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अब आप समझोगे कि सार्थक क्या होता है। तो सार्थक होता है कि जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, और जिसका निश्चित अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं हमारे निरर्थक। तो अगर हम कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो हमारा सार्थक होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा नहीं है कि हम बेकार का ही वाक्य बना दें, यानी अनयूजुअल ऐसे ही कोई वाक्य बना दिया तो उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वो बेकार है, निरर्थक है। तो हमें जो कोई भी वाक्य बनाना है वो हमें जो है सार्थक वाक्य बनाना चाहिए। तो सार्थक इकाई क्या है, वो है वाक्य। अगर वाक्य सही है तो हम अनुच्छेद भी अच्छा सा लिख पाएंगे, और अनुच्छेद अच्छा सा लिख किया तो हमने समझो कि हमने पूरा निबंध लिख दिया। नेक्स्ट आता है कि वाक्य किस किस से बना हुआ होता है, कि वाक्य में क्या क्या जुड़े होते हैं जिससे कि एक वाक्य बनकर तैयार होता है। तो वाक्य में उपवाक्य होता है, पदबंध होता है यानी कि शब्दों से जुड़ा हुआ। फिर आता है पद। पद यानी शब्द। अगर शब्द होंगे, शब्द जब ही तो आपस में जुड़ेंगे, अगर शब्द ही नहीं है तो शब्द कहाँ से आपस में जुड़ जाएंगे। तो शब्द भी होते हैं। फिर होता है ध्वनि अक्षर, ध्वनि वर्ण। अगर हम ओरली बोल रहे हैं तो ध्वनि वर्ण हो गया, मौखिक रूप में बोल रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं तो ध्वनि अक्षर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मौखिक रूप को हम वर्ण बोलते हैं ध्वनि के, और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोलेंगे, अक्षर। तो ये था कि वाक्य में जो एक वाक्य जो है बनकर तैयार होता है वो किस किस से होता है, उपवाक्य, पदबंध, पद यानी शब्दों से, अक्षर और वर्णों से। ओके। नेक्स्ट आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। अगर हम ये कहें कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो वो होगी हमारी अक्षर, क्योंकि ध्वनि जब हम बोलते हैं भाषा को तो वो ध्वनि जो है हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। अगर हम उसी को लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमें बहुत देर में हमें उसको लिखा जाएगा। तो भाषा की छोटी इकाई जो है वो हो जाएगी ध्वनि। और जबकि हम बड़ी इकाई का बात करें तो वो होगी हमारी क्या, अक्षर। नेक्स्ट आता है हमारा मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर। उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पर, जब हम बोलते हैं तो उसके आधार पर हमारे कितने वर्ण होते हैं, 45 वर्ण। अब उसमें 10 स्वर होते हैं हमारे, 35 व्यंजन होते हैं। तथा लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर जब हम लिखते हैं तो वो हो जाते हैं 52 वर्ण। उसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। जब हम लिखते हैं यानी लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, उसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। न आगे देखेंगे कि उन व्यंजनों को जो है, उन वर्णों को किस प्रकार हम यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। उसमें है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे ए, ई, उ, री, ये होते हैं संख्या में 4। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये होते हैं हमारे संख्या में 7। तो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में जो है अधिक समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर, और जिनको बोलने में कम समय लगता है वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। अब आता है अयोगवा। अयोगवा न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, मगर ये स्वरों की सहायता से ही चलते हैं। ओके। तो ये होते हैं हमारे अंग और ए है, संख्या में 2। फिर आता है कि हमारे जो वर्ग होते हैं वो किस प्रकार किसके उच्चारण से बोले जाते हैं। तो हमारे वर्ग जो होते हैं वो होते हैं कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये पै वर्ग तक, हमारे पै वर्ग में ही सारे हमारे जो भी वर्ण होते हैं, बाकी के वर्ण वो सारे ऐड हो जाते हैं। तो इन वर्गों को, कै वर्ग जो है हमारा वो होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है क्या, कंठ, यानी गले से बोले जाने वाले। कै वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो गले से बोले जाते हैं तो उसको कंठ बोला जाता है। फिर आता है हमारा चय वर्ग। चय वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो बोले जाते हैं तालव्य, यानी जब जीभ हमारी ऊपरी हिस्से से लगती है तो वो होता है तालव्य। ओके। फिर आता है टय वर्ग। टय वर्ग में हमारे आते हैं मूर्धन्य, यानी मुख से बोले जाने वाले। तो ये होते हैं हमारे टय वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो मूर्धन्य होते हैं, यानी मुख से बोले जाने वाले। तय वर्ग यानी कि ये बोले जाते हैं दांतों से, तंतव्य। तो ये दांतों से बोले जाते हैं, तो ये हमारे तय वर्ग में जितने भी वर्ण हैं। नेक्स्ट आता है पै वर्ग। पै वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ, यानी कि होठों से। मुख और जब हमारा मुंह और होठ जो है बराबर चलते हैं तो उनको जो है ओष्ठ बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनको बोलने में जो है एक ऊष्मा से निकले, गर्मी से कंपन सा पैदा हो, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी से है। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो संयुक्त व्यंजनों को भी हम अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे छ, त्रय, ज्ञ, श्रय। और छ किससे बनता है, कै, से, ए। और त्रय, त्रय किससे मिलकर बनता है, तय, रे, ए। और ज्ञ किससे बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों से बनते हैं ये, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है जय, य और ए। और श्रय किससे बनता है, श, रे, ए। तो ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये इन वर्णों के योग से बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे डे और ढे। द्विगुण व्यंजन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। अगर हम देवनागरी लिपि नहीं देखें, वैसे तो हिंदी में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में बहुत ज़्यादा किया जाता है, हिंदी में फिर भी कम किया जाता है देवनागरी लिपि का, ओके। नेक्स्ट आता है कि दंतोष्ठ्य, दांत और होठों से बोले जाने वाला होता है वर्ण व, ओके। नेक्स्ट आता है कि अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से किया जाता है, यानी मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकले तो वो होते हैं अनुनासिक। इनका चिन्ह जो होता है वो होता है चंद्र बिंदु। जहाँ पर भी देखो, आप देखोगे किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु आए या किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आए तो वहाँ पर जो है अनुनासिक होगा, यानी कि नाक और मुंह से जहाँ आवाज़ निकले तो वो अनुनासिक है। अनुनासिक अगर समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि जहाँ भी चंद्र बिंदु आए तो वहाँ क्या होगा, अनुनासिक। नेक्स्ट आता है यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। ये जो स्वर होते हैं ये इनका गुण होती है ध्वनि, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि, ओके। और भी बहुत सारे हैं ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा अनुस्वार। कि अनुस्वार किसे कहते हैं, जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा यानी ऊपरी रेखा के ऊपर जिस भी शब्द लिख रहे हैं या वर्ण की जो रेखा होती है, ऊपरी रेखा, उसको शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहाँ चंद्र बिंदु की जगह नहीं होती। जहाँ भी मात्रा हो, ये ध्यान रखना कि जहाँ भी मात्रा हो, ठीक है, वहाँ कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ, वहाँ केवल जो है बिंदु का ही प्रयोग होगा। तो होती है वहाँ अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है, वहाँ कोई जगह नहीं होती। जब हम मात्रा लगाते हैं तो वहाँ कोई चंद्र बिंदु की जगह नहीं होती, तो इसलिए हम जो है बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, नहीं, मैं, गोंद। अब ये तीनों शब्दों में जो है मात्रा दी हुई है, तो मात्रा के ऊपर ये थोड़ी ना ही ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएं। हमने केवल जो है बिंदु का प्रयोग किया है। बिंदु किस में आती है, अनुस्वार में। किस में आती है, अनुस्वार में। केवल नाक से ही आवाज़ निकले तो वो होती है हमारी क्या, अनुस्वार, यानी कि बिंदु। नेक्स्ट आता है एक नोट भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि अनुस्वार व विसर्ग न तो स्वर और न ही व्यंजन। अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, किंतु ये दोनों स्वरों के सहारे चलते हैं। ना तो ये व्यंजन में ही आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं, मगर ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं। यदि एक और बात यहाँ पर देखो, यदि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ण का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। पंचम वर्ण, आप सोच रहे होंगे पंचम वर्ण होता क्या है, तो पंचम वर्ण जैसे मैंने क वर्ग लिख दिया, च वर्ग लिख दिया, ट वर्ग लिख दिया। अब क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो है हमारे क, च, ट तीनों वर्ग के बता दी। लास्ट वाला वर्ण जो होता है वो होता है पंचम वर्ण। कि कौन सा होता है, लास्ट वाला जो अंतिम वर्ण होता है वो होता है पंचम वर्ण। और जो अंतिम वर्ण जो होता है उसकी जो आवाज़ निकलती है, उसका जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है हमारा नाक से, नासिका से, तो उसको हम अनुस्वार में लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम, अनुस्वार में, यानी बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो बिंदु का प्रयोग नहीं करना है तो हम वहाँ बिंदु की जगह हम आदि ने या फिर उस शब्द से जहाँ भी जैसे अंग आ रहा है तो अंग की हम पूरा अंग या अणे लिख कर नहीं, बल्कि अंग
की बिंदु या आदि ने का प्रयोग करेंगे। ओके, इस तरीके से जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, मान लो हमने दरभंगा लिखा है, दरभंगा जैसे अंग लगाया है पूरा यहाँ, तो हम पूरा इस तरीके से ना लिखा, केवल भय के ऊपर अंग की बिंदी लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, इस तरह से हमारा राइट हो गया। अब जैसे मंच लिखना है तो हमें मैं या च, तो हमने इस तरीके से लगा अंग लगा दिया, पंचम वर्ण लगा दिया बीच में, तो ये हमारा जो है, अगर हम मान लो हमें इस तरीके से लिखना नहीं आ रहा तो हमने मैं के ऊपर जो है अनुस्वार लगा दिया, यानी बिंदु लगा दिए, तो ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट आता है दंड। ऐसे ही हमने इस तरीके से द के ऊपर अंग अनुस्वार का प्रयोग कर दिया तो दंड हो गया। फिर आता है दंत, दंत के ऊपर द के ऊपर अंग की बिंदी का प्रयोग कर दिया तो ये हमारा दंत हो गया। तो अनुस्वार के यहाँ पर प्रयोग कर दिए, ना कि इस तरीके से लिखकर हम, अगर ये भी हमारे सही हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये गलत है इसलिए यहाँ पर लिख दिए, ऐसा नहीं है, ये भी हमारे सही हैं, मगर इनको जो है हमने अनुस्वार में जो है बदल दिया है, तो इसलिए हमने इनके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको जो है बहुत आसानी होगी, इस तरीके से करोगे, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो कै वर्ग, जैसे मैंने यहाँ पर भी समझा दिया, कै खे गे घे या, ओके, इस तरीके से पंचम वर्ण समझाया कि इस तरीके से कै खे गे। अब आप काउंट करो, कै खे गे घे, 1 2 3 4 5, पाँचवा वर्ण क्या हो गया या अंग या अणे। तो ये जो है पांचवें वर्ण होते हैं, इनकी जो उच्चारण निकलता है वो कहाँ से निकलता है, नाक से, यानी कि अनुस्वार में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी वर्णमाला आपको समझ में आ गई होगी, तो ये आपको जो है राइट भी करनी है, ताकि आपको जो है आगे बार बार आपका इसका रिवीजन कर सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।